देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। या आज के लेक्चर में इसका यूज होना है, इसको पहले डिस्कस करते हैं। ये एक इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इसे डाइफरेंटाइन इक्वेशन कहते हैं। इसमें ए बी सी और एक्स और वाई सारे इंटीजर्स हैं। यहाँ पे इस डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन होगा एक्स और वाई की वैल्यूज, जो कि कोई ना कोई इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये पीछे आपने थ्योरम पढ़ा है पिछले चैप्टर में कि ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन होती है, इसका सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। तो आप देख रहे हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसमें एक्स का ऑप्शन ए है, वाई का बी, और देन राइट साइड पे सी, ये इंटीजर्स हैं। तो इसका सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो ए और बी हैं, यानी कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स, इनका अगर आप जीसीडी लें, ये देखिए इनका ये जीसीडी है जो भी आप निकालें, वो अगर सी को डिवाइड करें, ये जो ए और बी का जीसीडी है यानी कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का जो जीसीडी है, वो अगर राइट साइड वाले नंबर को डिवाइड करे तो तब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। यानी कि तब आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी इंटीजर्स की फॉर्म में, जो कि इस डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सोल्यूशन होंगी। ये पीछे हमने थ्योरम किया हुआ है। तो अब ये भी इसमें लिखा हुआ है कि बाज का सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और बाज का एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये जो ए और बी हैं, इनका जीसीडी जो आया है वो अगर एक 1 हो, तो फिर इस डाइफरेंटाइन इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर ये 1 से ज्यादा है तो देन इसके मोर देन 1 सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो ये इसने लिखा हुआ है, इसके सारे के सारे सोल्यूशंस। देखिए एक्स डैश किसको ज़ाहिर कर रहा है, इस ऊपर वाली डाइफरेंटाइन इक्वेशंस के सोल्यूशन, यानी कि वो इंटीजर्स जो एक्स वाले होंगे और वाई वाले होंगे और जो ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो आप देख लें ये जो सोल्यूशन है ये किस तरह से लिखा गया है, इसको आपने याद रखना है, इसको आज हमने यूज करना है, इसलिए मैंने इसका हवाला दिया और आपसे कहा जी कि इसको देख लें। देखो एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इसका एक सोल्यूशन है जी। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं इस ऊपर वाली डाइफरेंटाइन इक्वेशन के, तो इनमें से अगर आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया, आपने खुद निकाला या किसी ने बता दिया, तो उसको आप कहते हैं इसका एक गिवन सॉल्यूशन, उसको आप एक्स नॉट वाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसकी मदद से आप दीगर सॉल्यूशंस लिखेंगे, यानी कि एक्स डैश और वाई डैश। एक्स डैश और वाई डैश क्या है, इसके अदर सॉल्यूशंस हैं। अदर सॉल्यूशंस किस तरह से लिखे जा रहे हैं, आपके सामने इसका फार्मूला है कि एक्स नॉट वो जो कि आपका मालूम शुदा है पहले से सॉल्यूशन, माइनस है इसके बाद बी ओवर डी। बी क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, डी क्या है जो ए और बी का यानी कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का जीसीडी है, और टी क्या है, ये इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से वाई डैश किसके इक्वल है, वाई नॉट जो आपके पास सॉल्यूशन गिवन है उसका वाई कंपोनेंट प्लस ए ओवर डी। ए से क्या मराद है, एक्स का ऑप्शन, डी से क्या मराद है, ए और बी का जीसीडी यानी कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का जीसीडी। तो साथ में क्या है टी। तो ये चूंकि एक्स नॉट तो एक वैल्यू है, बी और डी तो एक एक वैल्यू है, लेकिन टी चूंकि इंटीजर्स हैं बहुत सारे हैं, तो आप इंटीजर चेंज करते जाओगे, आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस भी डाइफरेंटाइन इक्वेशन के हो सकते हैं। तो आज हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, इसलिए मैंने आपको हवाले के तौर पे पहले बता दी है। तो अभी थोड़ी देर बाद आपने इसका यूज भी करना। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। इसमें ए बी और एम ये गिवन है, ए बी और एम गिवन है, और एक्स आपने फाइंड करना है, यानी कि एक्स एक ऐसा इंटीजर आपने फाइंड करना है कि जो आप इसमें लगाएं तो लेफ्ट साइड राइट साइड के कॉन्ग्रुएंट बन जाए अंडर मॉडुलस एम। अगेन इसमें जो ए है ना, जो एक्स का कोएफिशिएंट, वो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि वो एम का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जैसे जीरो भी एम का मल्टीपल है, 1m 2m 3m 4m, अगर ए की वैल्यू कुछ इस तरह की होगी तो ज़ाहिर है वो m का मल्टीपल है, तो वो कॉन्ग्रुएंट टू जीरो हो जाएगी। इस तरह की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये इसको आप कहते हैं लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलस m, लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m। इसको आज हमने डिस्कस करना है
चूंकि इसमें x वेरिएबल है, वो इंटीजर्स हैं जो इसमें आप अगर लगाएं तो लेफ्ट साइड राइट साइड के कॉन्ग्रुएंट बन जाए। तो आज का हमारा एम और मकसद और लेक्चर यही है कि हम ये x की वैल्यूज, वो वाली वैल्यूज जो इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करें, वो किस तरह से फाइंड करें। तो ये आज हमने करना है। तो करेंगे इस तरह से कि आप, क्योंकि ये गिवन है ना, दिस इज गिवन ax is congruent to b mod m, तो आपको जो शुरू में मैंने बताया है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो तो उसको आप डिविजिबिलिटी की फॉर्म में किस तरह से चेंज करते हैं। आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन निकालना है जिस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करे। तो सपोज कर लेता हूँ कि लेट्स से कि इसका अगर कोई सोल्यूशन है तो फाइंड कैसे करना है। तो सपोज इसका एक सोल्यूशन है x नॉट, सपोज ज़ाहिर है अगर x नॉट इसका सोल्यूशन है तो ये इस कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई करेगा। तो ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंस में मैंने x की जगह पे x नॉट लगा दिया, तो ये बन गया ax नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। क्योंकि हमने कहा ना कि ये फर्स्ट किया इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है x नॉट, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, इसलिए उसमें लगा सकते हैं। तो ये मैंने लगा दिया। अब देखो कि ax नॉट कॉन्ग्रुएंट हो गई है b mod m के। तो आपको पता है जब एक नंबर दूसरे का कॉन्ग्रुएंट तो क्या होता है, वो जो मॉडुलस होता है वो उन दोनों नंबरों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। ठीक है, उन दोनों नंबरों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। अब ये चीज कि जब एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो फिर क्या होता है, वो जो दूसरा नंबर होता है वो पहले नंबर का मल्टीपल होता है। ये है ना दूसरा नंबर, क्योंकि m इसको डिवाइड कर रहा है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहला नंबर जो कि m है उसका मल्टीपल, और मल्टीपल के लिए यहाँ पे कौन सा इंटीजर यूज किया गया है, वाई नॉट। कोई ना कोई तो होगा ना, तो उसको हम वाई नॉट का नाम दे देंगे। देखो हमने कहा कि ये कॉन्ग्रुएंस है और इसका सोल्यूशन है, उसके सोल्यूशन को हमने x नॉट फर्ज कर लिया। तो चूंकि x नॉट इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, बन गया ax नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। अब अगर ax नॉट कॉन्ग्रुएंट b mod m है, इसका मतलब क्या है, डिविजिबिलिटी के फॉर्म में कि जो m है वो इन दोनों के डिफरेंस को, यानी कि ax नॉट और b के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। तो जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करे तो दूसरा नंबर क्या होता है, वो पहले नंबर का मल्टीपल होता है। ये जो दूसरा नंबर है तो पहले नंबर m का मल्टीपल होगा। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने y नॉट का यूज किया है। y नॉट क्या है, कोई ना कोई इंटीजर होगा। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि ये जो x और y वाली वैल्यूज है इनको लेफ्ट साइड पे ले आए। ये देखो क्या बन गया, ax माइनस एम वाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो भाई ये जो लिखी हुई इक्वेशन है इसको मैंने इस तरह से चेंज कर दिया। मतलब x और y वाली, x नॉट y नॉट वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे रख ली हैं और दूसरी वैल्यूज को मैंने शिफ्ट कर दी। ये बना। अच्छा अब ये देखो, ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन है, ये जिसको आज हमने अभी अभी स्टडी भी किया है, ये ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी तो है ना डाइफरेंटाइन इक्वेशन, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसका क्या सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन ये हैं, x डैश इज इक्वल टू x नॉट माइनस b ओवर d, यानी b क्या है, y का कोएफिशिएंट ओवर d। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करो ना। अगर हमें इसका सोल्यूशन लिखना हो इस डाइफरेंटाइन इक्वेशन का तो क्या लिखेंगे, क्या ये नहीं लिखेंगे, x डैश इज इक्वल टू x नॉट, फार्मूले में ऊपर है माइनस, माइनस के बाद क्या है y का कोएफिशिएंट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे y नॉट का कोएफिशिएंट पहले से माइनस में है तो वो प्लस हो गया ओवर d। d क्या है, ये a और m का जीसीडी इंटू t। क्या ख्याल है, ये ऊपर वाली डाइफरेंटाइन इक्वेशन के सोल्यूशन के मुताबिक मैंने इसका सोल्यूशन लिख रहा है। इसी तरह से y डैश किसके इक्वल था, यहाँ पे देख लें ऊपर, y डैश इक्वल है y नॉट प्लस a ओवर d। a क्या है, x का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, तो y नॉट प्लस x का कोएफिशिएंट क्या है, a ओवर d इंटू t। तो ये आपको पता चला कि ये मैंने ये येलो में हाईलाइट किया है, ये ऊपर वाली डाइफरेंटाइन इक्वेशन यानी कि ये वाली जो है इसका ये सॉल्यूशन है, इसके ये सॉल्यूशंस हैं।
एक्स डैश और वाई डैश वो वाली वैल्यूज इंटीजर्स की जो कि ऊपर वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन याद रहे कि हम तो कॉन्ग्रुएंस जो रिलेशन है उसका सोल्यूशन निकाल रहे थे ना, हम इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन निकाल रहे हैं इस वाले का। तो चूंकि इसमें है ही सिर्फ एक्स, इसमें है सिर्फ एक्स, तो हमने ये एक्स वाली वैल्यूज इसमें से रख लेनी है ये वाली, और वाई वाली वाई डैश वाली वैल्यूज को हमने इग्नोर कर देना। तो ये पता चला कि ऊपर वाली जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंस थी एक ए एक्स कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम, उसका जो सोल्यूशन आना था वो ए एक्स नॉट क्या है, उसका एक सोल्यूशन है, और अदर सोल्यूशंस क्या है, यानी कि एक से ज्यादा सोल्यूशंस वो क्या है, वो एक्स डैश से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और वो देखें अगर आपने अदर सोल्यूशंस निकालने हैं तो वो विद द हेल्प ऑफ वो जो बेसिक आपके पास एक सोल्यूशन एक्स नॉट उसकी मदद से आप निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने इस कॉन्ग्रुएंस का सोल्यूशन आ गया है। अब हमने इसके सोल्यूशंस के लिए मजीद डिस्कशन करनी है जिसमें पी क्या है, कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है, अब एक चीज मुझे ये थोड़ी सी बता दें कि जब आप एक नंबर के ऊपर मॉडुलस लगाते हो, ये है ना 36 आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर अगर मैं मॉडुलस लगाता हूँ और मॉड 5 के तहत ये किसके कॉन्ग्रुएंट बनता है, 1 के। ठीक है, तो ये देखो ये 36 है, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 5 इंटू 6। सर 7 आएगा। वही, हाँ 5 इंटू 7 बिल्कुल ठीक ठीक बात है। ये जो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ 5 इंटू 7, तो उसका मतलब ये है ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ये 5 का मल्टीपल है, यानी कि मॉडुलस का मल्टीपल है। अगर किसी नंबर में कोई एक हिस्सा मॉडुलस का मल्टीपल हो जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट 0 बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी ये जो 5 इंटू 7 है, ये जो 5 का मल्टीपल है ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगा 1, और ये उसी के कॉन्ग्रुएंट हो गया 1। ये कॉन्ग्रुएंट इसलिए क्योंकि ये मॉड से छोटा है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखें कि ये जो आपने सोल्यूशन निकाला है इसमें जो टी की वैल्यूज हैं वो जब आप चेंज करोगे 1 लगाओगे फिर 2 लगाओगे फिर 3 लगाओगे फिर 4 लगाओगे, ताकि ये मॉडुलस तक भी वैल्यूज पहुंच जाएंगी। तो जब ये देखिए डी तक वैल्यूज पहुंच जाएंगी। ठीक है, जब डी तक ये वैल्यूज पहुंच जाएंगी, टी की जगह पे डी आ जाएगा, तो डी और डी कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो एम बच जाएगा वो तो मॉडुलस का मल्टीपल हो जाएगा। क्या ख्याल है? ये जो आप ऊपर सोल्यूशन लिख रहे हैं इसमें टी की वैल्यूज लगा रहे हो, तो जब आप टी की वैल्यू लगाते लगाते डी के बराबर लगाओगे तो फिर यहाँ पे क्या रह जाएगा, एम आ जाएगा ना। तो एम क्या है, मॉडुलस का मल्टीपल एम होता है, या और वाली टी की वैल्यूज जैसे कि जो मल्टीपल ऑफ एम हो तो वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएंगी, एक्स नॉट हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट टू। जैसे यहाँ पे मैंने ये 36 के लिए किया ना कि इसका वो वाला हिस्सा जो मॉडुलस का मल्टीपल है वो कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाता है, और बकिया हिस्सा जो है ना उस पर आप फिर मॉडुलस लगाते हैं। सेम यहीं पे ये जो सोल्यूशन मैंने लिखा है ये वाला, इसमें अगर टी की जगह पे डी आ जाए या डी से बड़ी वैल्यूज आ जाए तो फिर ये डी आ जाए, डी डी से कट जाएगा, ये वाला हिस्सा एम का मल्टीपल हो जाएगा, उस पर जब मार लगाएंगे तो ये तो कॉन्ग्रुएंट 0 हो जाएगा, बाकी क्या चीज बच जाएगी, ये बच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो बहुत सारे सोल्यूशन लिखे हैं ये इतने सारे नहीं लिखने हैं। जब आप टी की वैल्यू डी के बराबर या उससे बड़ी हो जाएगी तो फिर ये वैल्यूज इसमें मॉडुलस एक्ट करता जाएगा, और ये आप कह सकते हैं कि आपके पास जो टोटल सॉल्यूशंस इस कॉन्ग्रुएंस के आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, डी आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना जब आप इसमें टी चेंज करोगे 1 2 3 सो ऑन अप टू डी -1 तक चलेगा। ये देखो ये लिखे भी हुए हैं, ये वाले इसके सारे सॉल्यूशन हैं। पहला सॉल्यूशन एक्स नॉट, दूसरा एक्स नॉट प्लस एम ओवर डी इंटू 1। जब आप ये आगे टी की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो ये डी -1 तक जाएगी। उससे अगली वैल्यू क्यों नहीं लिखी हुई है, क्योंकि वहां पे जब डी लिखा जाएगा तो डी डी से कट जाएगा, एम रह जाएगा, एम तो मॉड एम लगेगा, तो ये एक्स नॉट सिर्फ रह जाएगा, और एक्स नॉट तो पहले से हमने लिखा हुआ है। इसलिए इस कॉन्ग्रुएंस के जो टोटल सॉल्यूशंस हैं उनकी लिस्ट ये है सिर्फ, या ये कह लें कि डी सॉल्यूशंस आएंगे, इसके कॉन्ग्रुएंस के डी सॉल्यूशंस आएंगे। मतलब डी क्या है, ए और एम का जीसीडी, अगर एम जीसीडी 3 है तो इसका मतलब है इस कॉन्ग्रुएंस के 3 सॉल्यूशंस आएंगे। और भी तो सॉल्यूशंस हैं लेकिन वो फिर पुराने वाले बेसिक सॉल्यूशंस के कॉन्ग्रुएंट होते जाएंगे, इसलिए
जो म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं वो जस्ट डी होंगे। तो ये यहाँ पे क्या लिखता है कि ये जो टी की वैल्यू है ना, ये डी से बड़ी होगी ना, डी आएगा, फिर डी में 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, ये नंबर्स तो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जब आएगा तो आप इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर वाली रकमों को, तो ये जो एक हिस्सा निकलेगा वो एम का मल्टीपल होगा। जो इस एम का मल्टीपल बनेगा वो गायब हो जाएगा, वो उस पर कॉन्ग्रुएंट सप्लाई होगी तो वो कॉन्ग्रुएंट जीरो हो जाएगा। तो इसलिए ये फिर ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इसमें के क्या है, वो डी से छोटा है। के की जो वैल्यूज है, जब आप टी की मुख्तलिफ वैल्यूज लगा रहे हैं तो मतलब ये कहने का है कि आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशंस आएंगे उसमें ये जो उनका पैटर्न है कि एम ओवर डी इंटू टी, यहाँ पे जो टी है वो डी से एक नंबर कम तक रहेगा, इससे अगली वैल्यूज जो हैं वो एम का मल्टीपल बन जाती हैं। उसमें वो वाले फैक्टर निकाले जा सकते हैं जो कि एम का मल्टीपल हैं। जब आप उस पर कांग्रेस लगाओगे तो वो दोबारा इन्हीं में से किसी एक सोल्यूशन के इक्वल होगा, लिहाजा आप कहेंगे कि कांग्रेस के सिर्फ डी म्यूचुअली, और ये म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो लिस्ट है इनको हम मजीद आगे डिस्कस करने लगे हैं थ्योरम की फॉर्म में। ये कहता है कि ये आपके पास अगेन वही पुरानी कांग्रुएंस है, तो इसके लिए ये चीज डिस्कस कर दें कि ये आपके पास ये उसी तरह से लीनियर कांग्रुएंस है। वो कहता है साबित करें कि इसका सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब डी बी को डिवाइड करे। तो ये चीज तो हम पहले से देख चुके हैं। क्यों कि जब आपने कांग्रुएंस को डिविजिबिलिटी की फॉर्म में चेंज किया था तो ये एक डाइफरेंटाइन इक्वेशन बन गई थी। और डाइफरेंटाइन इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में आप जानते हैं कि डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट्स का जीसीडी है वो ये बी को डिवाइड करे। यहाँ पे ए एक्स जो डाइफरेंटाइन इक्वेशन हमारे सामने बनी थी पीछे, उसमें एक्स का कोएफिशिएंट ए है, वाई का कोएफिशिएंट माइनस एम है, तो राइट साइड पे था बी। तो अगर ए और एम का जीसीडी बी को डिवाइड करेगा तो तब इस डाइफरेंटाइन इस कांग्रुएंस का सॉल्यूशन होगा। तो ये असल में वही पुरानी बात है जो हम पहले से कर चुके हैं। इसके बाद वो ये कहता है थ्योरम के अगले हिस्से में कि इन केस कि अगर डी बी को डिवाइड करे तो देन इट हैज डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉड्यूलो एम। ये भी हमने अभी अभी डिस्कस किया कि डी तक के सॉल्यूशंस हो सकते हैं म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट। अब आपने करना ये है कि वो जो डी सॉल्यूशंस का जिक्र आप कर रहे हैं अब वो प्रूव करना है कि डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं। तो ये लिख लिया, अगर ये डाइफरेंटाइन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है इस वाली का, तो देन ये इसके अदर सॉल्यूशंस हैं एक्स नॉट प्लस एम ओवर डी, एक्स नॉट प्लस 2 एम ओवर डी। ये टी की वैल्यू दिखा रहा है 2 3, यहाँ तक कि ये डी तक पहुंच जाएंगे। ये देखिए डी में से एक कम तक आपने ये नंबर रखना है और ऑल दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस। ठीक है, अब आपने साबित ये करना है कि ये जिनको मैंने हाईलाइट किया है इसके सॉल्यूशंस हैं, इनको प्रूव करना है कि ये म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट है। म्यूचुअली कॉन्ग्रुएंट के लिए आपने इसकी कंट्रडिक्शन लेनी है। आपने सपोज करना है कि लेट्स से कि ये इनमें से दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं, इनमें से दो सॉल्यूशंस ऐसे हैं क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, हम जबकि हमने इनकॉन्ग्रुएंट इनको प्रूव करना है। तो ये देखें एक्स नॉट प्लस जे इंटू एम ओवर डी, एक्स नॉट प्लस के इंटू एम ओवर डी, ये इनमें से दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं जिसमें आई और जे ज़ाहिर है डी से छोटे रखने हैं क्योंकि इनमें से लेने हैं ना, इनमें सारी जो एम ओवर डी के कोएफिशिएंट्स हैं वो डी से छोटे हैं। तो आपने फर्ज कर लिया कि इनमें से ये दो सॉल्यूशंस हैं और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो देखो अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, एम इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे इसमें एक्स नॉट और एक्स नॉट कट जाएंगे तो फिर एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा और इन दोनों में आपको नजर आ रहा है कि एम ओवर डी कॉमन है, एम ओवर डी कॉमन ले लिया और आई माइनस जे आ गया। ठीक है जी, अब ये जो दोनों साइडों पे m है, m को आप m से कैंसिल कर सकते हो। ये जो m है और ये m कैंसिल हो जाएंगे और ये जो d है ये इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा और आप कहेंगे कि d डिवाइड j माइनस के। अब अगर d j माइनस के को डिवाइड करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि i इज j इज कॉन्ग्रुएंट टू k मॉड m। जबकि देखें i j और k दोनों d से लेस थे ना। यहाँ पे जब आपने स्टार्ट में ये जो j लिया है और ये जो k लिया है दोनों के लिए क्या लिखा हुआ है कि दोनों d से लेस हैं, तो अब उनका डिफरेंस है वो तो उससे भी लेस हो जाएगा। तो d तो इनसे बड़ा है
इसका मतलब ये जो चीज़ आ रही है वो रॉन्ग है। जो ऊपर आपने ये लिखा कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से आपने जो कोई सी दो वैल्यूज उठाई हैं और कहा कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है वो गलत है। इट मींस ये सारी की सारी वैल्यूज म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट है। हेंस ये प्रूव हुआ कि दीज आर ऑल द म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस मॉडुलो m। तो ये हमने लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन डिस्कस किया है और इसके अंदर हमने बात की है। तो अब देखो, चूंकि लीनियर इस पे आते हैं ना वापस, ये क्रॉलरी, ये आपके पास लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। अभी भी आपने कहा कि कब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहा कि यहाँ पे जो एक्स का कोएफिशिएंट है और जो मॉडुलस है इन दोनों का आपने जीसीडी लेना है। अगर वो इस बी को डिवाइड करे तो फिर इसका सॉल्यूशन है एग्जिस्ट करता है। और जितना डी आएगा यानी कि जीसीडी ए और एम का, उतने ही इसके म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो अगर ए और एम का जीसीडी 1 आ जाए, इसका मतलब क्या है, डी 1 है, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट। और ये जो 1 है वो तो हर नंबर को डिवाइड करता है, इस बी को भी डिवाइड कर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए और एम का जीसीडी 1 होगा तो इसका ऑलवेज सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और जितनी वैल्यू डी की होती है उतने इसके सॉल्यूशंस होते हैं म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट। उससे पता ही चला कि अगर ए और एम का जीसीडी 1 आएगा तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जैसे आप इसको देखो, ये 6x कॉन्ग्रुएंट टू 15 mod 21, यहाँ पे आप 6 और 21 का जीसीडी लो और देखो वो आता है 3, और 3 जो है वो b को यानी कि 15 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अब आपने इसके वो सारे के सारे सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ये डिवाइड करता है तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करेंगे, जितनी डी की वैल्यू है, और डी की वैल्यू 3 है, लिहाजा इसके 3 म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस आएंगे। अब आपने करना ये है कि एक सॉल्यूशन आपको खुद से निकालना है, सोचना है। कैसे सोचना है कि ऊपर वाली कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में आपने मॉड है 21, 1 से शुरू हो जाना है और मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पे एक्स की जगह लगानी है, वो वाली वैल्यू लगाने जिससे कि इन दोनों का डिफरेंस 21 का मल्टीपल हो जाए, वही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ये जब चेक किया गया तो 6 इसका सॉल्यूशन है, ये आपने खुद करना है, ये न्यूमेरिकल वर्क आपके जिम्मे है। तो जब 6 और 6 यहाँ पे लगाते हैं तो 6 इंटू 6 36 होता है, इसमें से ये 15 माइनस करते हैं तो आंसर आ जाता है 21। यानी कि फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 21 का मल्टीपल होता है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। तो आपने एक सॉल्यूशन निकाल लिया। अब अदर सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, देखो अदर सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये था, x नॉट, पहला सॉल्यूशन x नॉट, दूसरा क्या आता है x नॉट प्लस m ओवर d इंटू टी। अब t की वैल्यू आपने 1 से स्टार्ट करनी है और d जो कि 3 आया वहां तक 2 तक लेके जानी, सॉरी 0 फिर 1 फिर 2। चूंकि d आपका 3 है लिहाजा आपकी जो t की वैल्यूज ऊपर वाले फार्मूले में चलेंगी वो 0 1 और 2 होंगी, क्योंकि इनसे आपके 3 सॉल्यूशंस बन जाएंगे। सो ये आपने लिख लिया m ओवर d इंटू 1, ये m ओवर d x नॉट प्लस m ओवर d टी की जगह पे 0 आ गया, ये x नॉट प्लस m ओवर d इंटू टी की वैल्यू 1, और ये x नॉट प्लस m ओवर d इंटू 2। ये 3 सॉल्यूशन इसके आ गए। ठीक है, तो ये आपने ना सिर्फ के ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस के सॉल्यूशन के मतलब डिस्कस किया, बल्कि एक एग्जांपल भी देख ली जिसमें आपने इसका सॉल्यूशन निकाल के देखा है। तो इसको आपने फर्दर आप इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आज का टॉपिक था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपकी बारी है जी बोलने।